हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉइन दिस सीरीज़। आज हम इंडियन पॉलिटी में इसका एक बहुत ही अहम हिस्सा फंडामेंटल राइट्स करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हमने बहुत सारे सेशन कर रखे हैं जिन्हें आप प्लेलिस्ट से विजिट करके एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, तो आज का सेशन आपके एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से जितना इम्पोर्टेंट है उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप एक जागरूक इंसान हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि संविधान में आपके जो अधिकार हैं, किस किस प्रकार के अधिकार हैं, किस किस प्रकार की स्वतंत्रता है। ठीक है, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक जागरूक इंसान हैं तो ये चीज़ आपको पता होनी ही चाहिए। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लें कि क्या क्या इसमें हम जानने वाले हैं, उसके बाद हम आगे बात करते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु, मौलिक अधिकार क्या है, व्हाट इज़ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे, छोटा सा डिफिनीसन। उसके बाद हम देखेंगे भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, सेकंड क्वेश्चन। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, जैसा कि हम जानते हैं कहाँ से कहाँ तक होता है। फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 के बीच में होता है। ठीक है, और ये संविधान के भाग 3 का हिस्सा है, यानी कि पार्ट 3 का हिस्सा। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है इन छोटे एग्ज़ामों में, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, तो याद रहे। ठीक है, तो इसमें देखिए मौलिक अधिकारों का कुछ दायरा है। ठीक है, मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार है, दूसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार है, तीसरा उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, चौथा सांस्कृतिक एवं शैक्षिक या फिर शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, ये है क्या, पांचवा। ठीक है, ये क्या है, विशेष अधिकार जो आपको दिख रहे हैं। इसमें संपत्ति का भी अधिकार एक समय तक फंडामेंटल राइट्स था। ठीक है, लेकिन उसको हटा के एक लीगल राइट्स कर दिया गया। ठीक है, जिसको आर्टिकल 300A में जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इनके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए समानता के अधिकार का अगर हम अनुच्छेद देखें तो 14 से लेकर 18 के बीच में है। अगर हम स्वतंत्रता के अधिकार के विषय में बात करें तो 19 से लेकर 22 के बीच में। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 के बीच में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेके 28 के बीच में। इन सब पे हम ना हल्का हल्का डिटेल में बात करेंगे हर एक आर्टिकल के ऊपर, जिससे क्या होगा, आपका एग्जाम में क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस सेशन में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मौलिक अधिकार क्या है। ठीक है, और ये क्यों इम्पोर्टेंट है हमें जानना। ठीक है, तो देखिए अगर नागरिकों को अपना जीवन सामान्य तरीके से जीने के लिए, ठीक है, उनके पास कुछ अधिकार होने चाहिए। ठीक है, और उन अधिकारों को ही हम मूलभूत अधिकार कहते हैं। जैसे क्या क्या है, अगर हमारे पास समानता का अधिकार ना हो तो समाज में हमारे साथ भेदभाव किया जाएगा, है ना, और हमारी गरिमा में जो जीवन है वो क्या हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, अगर कुछ मामले में अन्य वर्ग को स्वतंत्रता हो, हमें स्वतंत्रता ना हो, है ना, या फिर स्वतंत्रता का अधिकार हो ही नहीं, तो एक बड़ा वर्ग, ठीक है, बड़ा वर्ग इन द सेंस कि या तो फिर वो पावरफुल हो धन से या फिर बल से, तो वो हमें क्या करेगा, लिमिट लगाएगा, है ना। तो ये हमें संविधान की तरफ से मूलभूत अधिकार मिले हुए हैं। ठीक है, तो अब क्यों ज़रूरी है आपको पता चल गया, एक गरिमा में जीवन के लिए। ठीक है, और जीवन के विकास के लिए फंडामेंटल राइट्स बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यही अधिकार क्या हैं, मौलिक अधिकार हो जाते हैं आपके एक अच्छे जीवन के लिए, आपके जीवन में, ठीक है, अच्छे पलों के लिए, या फिर आप बोलें आपके जीवन को एक स्टैंडर्ड लाइफ देने के लिए, है ना। तो वही अधिकार हैं जो मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में समझने के बाद अब हम बात क्या करें, थोड़ा सा डिटेल में, जो हमने बात किया था कि ये संविधान में भाग 3 का हिस्सा है संविधान का। ठीक है, और जिसका विस्तार अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए इस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है, तो ये क्वेश्चन की दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, बिल ऑफ राइट्स जिसको बोलते हैं, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है, वहाँ से लिया गया है क्या, फंडामेंटल राइट्स, कहाँ पे, भारतीय संविधान में। ठीक है, और किस में, भाग 3 में, और इसको क्या कहा जाता है,
बताइए। मौलिक अधिकार संविधान में इसको मैग्ना कार्टा का भी उपाधि मिला है। क्यों? क्योंकि ये जब फर्स्ट टाइम इसको यूज किया गया था, फंडामेंटल राइट्स जब फर्स्ट टाइम, कब बताइए, वो डेट आप बताइएगा कब मैग्ना कार्टा जारी किया गया था ब्रिटेन गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो क्या है फंडामेंटल राइट्स, तो इसका किसके साथ कोरिलेशन है, तो याद रखिएगा मैग्ना कार्टा फंडामेंटल राइट्स को कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करें कि थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड में जाते हैं। जैसे हमने बात किया था ना कि संपत्ति के अधिकार को भी फंडामेंटल राइट्स में ऐड किया गया था। ठीक है, मूल रूप से कितने फंडामेंटल राइट्स थे, कितने हमारे मौलिक अधिकार थे शुरू शुरू में जब संविधान बना था, तो 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, बाद में जब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, यानी कि 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ। ठीक है, तो 1978 में जब 44वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अभी अगर बात करें तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो 6 मौलिक अधिकार हैं जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा। ठीक है, तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है एवं राष्ट्रीय आपात के समय जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छोड़ के बाकी सभी अधिकारों पे, ठीक है, इनके अलावा बाकी सभी अधिकारों पे आपातकाल के समय क्या किया जा सकता है, रोक लगाया जा सकता है। ठीक है, केवल जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छोड़ के। ठीक है, अन्य मौलिक अधिकारों पे आपातकाल के समय में क्या रोक लगाया जा सकता है, स्थगित किया जा सकता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी नागरिक को उसके मौलिक अधिकारों के हनन के समय वह व्यक्ति न्यायालय की शरण में जा सकता है। ठीक है, और ये प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, अगर उसके फंडामेंटल राइट्स का हनन किया गया है तो। ठीक है, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और इसीलिए इस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान की आत्मा कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये संवैधानिक उपचार का कार्य करता है, यानी कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो ये आपको एक रक्षण प्रदान करता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसी प्रकार से स्टेट लेवल पे तो अनुच्छेद 226 जिसके सहारे आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं उस स्टेट के। ठीक है, क्या कराने के लिए, अपने फंडामेंटल राइट्स के ऊपर दावा करने के लिए। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और देखिए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, रीट जारी करता है। 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट भी रीट जारी करता है इन सबके संरक्षण में। ठीक है, किसके संरक्षण में, फंडामेंटल राइट्स के संरक्षण में। ठीक है, अगर इसमें हम बात करें कि किसके पास रीट जारी करने की शक्ति अधिक है, तो हाई कोर्ट के पास अधिक है, भले ही सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है ना। तो सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम होने के बाद भी उसके पास रीट जारी करने की जो शक्ति है वो हाई कोर्ट से कम है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है तो क्वेश्चन अगर बने तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। जैसा हमने देखा था एक झलक फिर से देखिए, वो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। देखिए, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेके 18 के बीच में है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेके 22 के बीच में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेके 24 के बीच में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक है। संस्कृत और शिक्षा संबंधित अधिकार अनुच्छेद 29 से लेके 30 के बीच में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। ठीक है, चलिए अब हम वन बाय वन सबके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं समानता के अधिकार के ऊपर। ठीक है, तो समानता के अधिकार के से रिलेटेड आपको आर्टिकल पता है 14 से लेके 18 तक दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम इसमें बात करें, ठीक है, कि समानता क्या मतलब है, बताइए इसका, बताइए समानता के अधिकार का मतलब सिर्फ इतना है कि सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद हैं, जैसे अगर बात आती है प्रेसिडेंट के पोस्ट की, गवर्नर के पोस्ट की, अगर कुछ मामले में बात आती है, ठीक है, जैसे कानून के समक्ष, ठीक है, हमारे कानूनों का या फिर हमारे स्वतंत्रता का समान संरक्षण की बात आती है,
ठीक है। तो ऐसे मैटर में जैसे जो पार्लियामेंट में सत्र चल रहा होता है ना, तो उसमें जो सांसद होते हैं, ठीक है, उनको कुछ विशेष अधिकार मिला हुआ है, गवर्नर को विशेष अधिकार मिला हुआ है और प्रेसिडेंट को भी विशेष अधिकार मिला हुआ है। तो ये थोड़े से अपवाद के विषय हो जाते हैं, ठीक है। बाकी हर एक लोग हर एक मैटर में उनको जो समानता के अधिकार हैं बराबर मिले हुए हैं, ठीक है। और एक बात और याद कीजिएगा अपवाद के रूप में, अगर हम बात करते हैं किसकी, जो आते हैं दूसरे देश से एम्बेसडर अपने वहाँ, ठीक है, जो दूसरे देश की एम्बेसी लगी हुई होती है, तो उनके लिए भी थोड़ा सा, जैसे नागरिकों के लिए जो समानता का अधिकार है, ठीक है, तो इससे परे उनका अधिकार होता है, ठीक है। उनके साथ थोड़ा सा भेदभाव किया जाता है, यानी कि उनको अधिक संरक्षण मिलती है, ठीक है। तो ये चीज़ पता होना चाहिए। तो अपवाद वाला हमने जान लिया मौखिक रूप से। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 14 के ऊपर। तो अनुच्छेद 14 के तहत क्या कहा गया है, ठीक है। इसके तहत बात कही गई है समानता का, ठीक है। तो भारतीय संविधान के तहत सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होगी और कानून के समक्ष सभी नागरिक समान होंगे, ठीक है। सभी पर एक समान कानून लागू होगा। तो ये चीज़ अनुच्छेद 14 में कही गई है, ठीक है। अब अनुच्छेद 15 की बात करें तो ये क्या कहता है, जैसे मान लीजिए नस्ल, धर्म, जात, लिंग, है ना, और फिर स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये बात अनुच्छेद 15 में कही गई है, ठीक है। तो आर्टिकल 15 एक मूवी भी है, तो उसको अगर आप देखते हैं तो आपको बखूबी पता चल पाता है अनुच्छेद 15 का महत्व, ठीक है। सॉरी। तो ये चीज़ याद रखिएगा, लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा, ये तो ठीक है, धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, उसके बाद जन्म स्थान के आधार पर तो भेदभाव नहीं किया जा रहा है, लेकिन जैसे मान लीजिए कोई पब्लिक प्लेस है और आप एक विशेष बीमारी से संक्रमित हैं, ठीक है, तो आपको पब्लिक प्लेस में जाने से रोका जा सकता है। आपको किसी पब्लिक, होता है ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक पॉन्ड, है ना, या फिर किसी भी प्रकार की व्यवस्था जो सभी के लिए है, उसमें आपको प्रतिबंधित किया जा सकता है। क्यों? समाज के हित में, पब्लिक के हित में, ठीक है। तो ये बात भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 16 के ऊपर। इसके तहत क्या प्रावधान किया गया है, जैसे जो पब्लिक वेलफेयर के टॉपिक्स होते हैं, है ना, जो विषय हैं, उनमें जो अपॉर्चुनिटी है, चांस है, उसकी समानता की बात की गई है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या लिखा गया है, अनुच्छेद 16 में अवसरों की समानता का प्रावधान किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 16 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए कुछ विशेष प्रावधान भी किए गए हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, आरक्षण। तो अगर क्वेश्चन पूछे जो आरक्षण का मैटर है संविधान में किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 16 के साथ, ठीक है। यहाँ पे आरक्षण से तात्पर्य देखिए इक्वालिटी में, अब अनुच्छेद 16 यहाँ पे आरक्षण एक भेदभाव आपको दिख रहा होगा, लेकिन नहीं, ठीक है। अगर समानता लाने के लिए, ठीक है, अगर थोड़ी सी असमानता वाले कदम चलने पड़ते हैं, ठीक है, या फिर असमान स्थिति के लोगों के साथ थोड़ा सा उनको प्रोत्साहित करके, असमान व्यवहार करके उन्हें समानता वाले कैटेगरी में लाने की कोशिश सरकार या संविधान करता है, तो वो असमानता नहीं कहलाता है, वो समानता का ही विषय है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आरक्षण भी है, तो अनुच्छेद 16 को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अनुच्छेद 17 के ऊपर बात करते हैं। इसके तहत क्या प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति आपके साथ छुआछूत की भेदभाव टाइप का कोई बिहेव करता है, ठीक है, तो उसको ना सीधे जेल हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम अनुच्छेद 17 में पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, राइट्स अगेंस्ट क्या है, अनटचेबिलिटी इंग्लिश में बोलते हैं उसको। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 17 किस लिए है, अस्पृश्यता का अंत से संबंधित अनुच्छेद 17 है, ठीक है। जैसे होता है ना कि गांव देहात में या फिर शहरों में लोग छुआछूत की भाव रखते हैं, ठीक है, छुआछूत का बर्ताव करते हैं, जो क्या करता है एक दूसरे इंसान के जीवन को तुच्छ साबित करता है, ठीक है, और जिससे वो इंसान समाज में अपने आप को एक निम्न स्तर का भी आंकने लगता है, ठीक है।
और इस प्रकार का जो बिहेव है वो समाज को भी विकसित नहीं होने देता और देश को भी एक बैकवर्ड सोसाइटी में ढकेल देता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत से संबंधित एक अनुच्छेद है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 18 के ऊपर। ठीक है, इसके अनुसार क्या है, जैसे मान लीजिए आपको कोई उपाधि दी गई है किसी दूसरे देश के द्वारा, या फिर मान लीजिए अंग्रेज सरकार ने आपके दादा परदादा को कोई उपाधि दी है, ठीक है, जो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ, जैसे राय साहब, राय बहादुर, है ना, नाइटहुड इत्यादि उपाधि। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, समाज में एक इंसान को विशेष स्थान दे देना, वो भी किसी काबिलियत के बगैर। ठीक है, वो भी किसी और के द्वारा जो चला आ रहा है। ठीक है, और जो रूढ़िवादिता में और समाज में उसकी मतलब मान्यता इस प्रकार से है जो एक डिस्क्रिमिनेशन का स्थिति पैदा करता है। ठीक है, भेदभाव की स्थिति पैदा करता है, तो उसका अंत। ठीक है, तो टाइटल्स का एबोलिशन उस उपाधि का अंत से संबंधित अनुच्छेद है, अनुच्छेद 18। लेकिन अगर मान लीजिए कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, ठीक है, कोई प्रोफेसर है, इस प्रकार से अगर उसने कुशलता के साथ कोई ऐसे टाइटल एक्वायर किया है, ठीक है, कोई उपाधि ग्रहण किया है, तो वो चीज़ नहीं हटती है। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर याद रखिएगा। ओके, यहाँ पे कुछ बात और भी कही गई, जैसे कुछ पुरस्कार, भारत रत्न, पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री पुरस्कार और सेना द्वारा दिए जाने वाले परमवीर चक्र, महावीर चक्र, ये आदि पुरस्कार का उल्लेख अनुच्छेद 18 के तहत किया गया है, अर्थात राष्ट्रीय पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। ये डिस्क्रिमिनेशन का भाव नहीं रखती हैं, क्योंकि बिना काबिलियत के, है ना, बिना योग्यता के आपको ये उपाधियाँ नहीं मिलती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आगे स्वतंत्रता के अधिकार के ऊपर। अब हम बात करेंगे, ठीक है, कि स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, उससे जुड़े प्रावधान क्या है। ठीक है, तो भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार में जो अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में क्या मिली हुई है, फंडामेंटल राइट्स, जिनको बोलते हैं मौलिक अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अब अनुच्छेद 19 में क्या है, अनुच्छेद 19 में बात करें तो इसमें 7 तरह की स्वतंत्रता है। ठीक है, जिसको हम डिटेल में अभी देखेंगे। और इसमें ना 19F में जो राइट प्रॉपर्टी ऑफ राइट्स था, ठीक है, तो उसे क्या किया गया था, उसे हटा दिया गया था, जो अनुच्छेद 19F का हिस्सा था। ठीक है, जो राइट्स था, फंडामेंटल राइट था हमारा प्रॉपर्टी का, तो उसको 44वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया। ठीक है, अनुच्छेद 19F में, ठीक है, ये परिवर्तन किया गया, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो पहले कितने थे, 7, अब हैं 6। ठीक है, एक आर्टिकल 31 भी था जो प्रॉपर्टी राइट्स की बात करता था, जिसको अमेंड करके 44वें संविधान संशोधन में निकाल दिया गया था। ये चीज़ पता होनी चाहिए। और पहले 7 फंडामेंटल राइट्स थे। ठीक है, अभी कितने हैं, 6 हैं। और जो प्रॉपर्टी का राइट था वो अनुच्छेद 19 का, यानी स्वतंत्रता का अधिकार में 19F का हिस्सा था, जिसको बाद में 300A में ऐड कर दिया गया। ठीक है, 300 को अमेंड करके उसमें 300 ये आर्टिकल करके इसको फंडामेंटल राइट से एक लीगल राइट बना दिया गया। ठीक है, तो ये चीज़ पता होना चाहिए और दिमाग में क्लियर होना चाहिए। चलिए अब हम बात करेंगे 1 बाय 1 आर्टिकल के ऊपर, ब्रीफली बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, 6 तरह की जो स्वतंत्रता है। ठीक है, उसमें कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं, पहले 7 थी, अभी कितने हैं, 6। ठीक है, तो इसमें देखिए स्वतंत्रता के अधिकारों में क्या है, 19A में क्या है, बोलने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, तो राइट टू स्पीक एंड राइट टू एक्सप्रेशन। ठीक है, तो बोलने की स्वतंत्रता और एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19A का हिस्सा है। ठीक है, अब यहाँ पे 19, अब देखिए ए से कोरिलेट कर लीजिएगा, अवेक। ठीक है, जब आप सोए रहते हैं तो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन जब आप जाग जाते हैं, ठीक है, जागरूक हो जाते हैं, अवेयरनेस आपके अंदर आ जाती है, तो आप जब जागरूक हो जाते हैं तो आप बोलना ही स्टार्ट करते हैं, है ना। तो अनुच्छेद 19 का ए यानी कि अवेयरनेस, जागरूकता, जागरूक होते हैं तो बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इन सब बातों पे ध्यान जाता है। ये सिर्फ एक निमोनिक्स की तरह लीजिएगा, है ना।
19 बी की बात करें तो शांतिपूर्वक बिना हथियार के कहीं पर भी इकट्ठा होना। अब बी का क्या तात्पर्य है, बी से आप बॉम्ब मान लीजिए, ठीक है, बी से मान लीजिए बॉम्ब, ठीक है। अब यहाँ पे बॉम्ब क्यों, देखिए शांतिपूर्वक जब हथियार की बात हो किसी भी स्टेट में, तो स्टेटमेंट में जब आपको बॉम्ब दिखे यानी कि हथियार दिखे तो याद रखिएगा अनुच्छेद 19 का बी आ गया है, ठीक है। तो इसमें शांतिपूर्वक, ठीक है, बिना हथियार के कहीं पर इकट्ठा होना, ये अनुच्छेद 19 के बी में मेंशन्ड है, ठीक है। बॉम्ब एक हथियार की तरह आप याद रख सकते हैं, अनुच्छेद 19 बी, ठीक है। चलिए इसको निमोनिक्स की तरह कोरिलेट कर रहे हैं क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न होता है ना, तो याद रखिएगा। अनुच्छेद 19 सी की बात करें तो संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए संगठन, ठीक है, संगठन में आप अनुच्छेद 19 का सी है ना, तो सी से कोइलियंस है ना, होता है कोइलियंस, तो कोइलियंस का सीधा मतलब होता है संगठन, ठीक है। कोइलियंस, कॉन्फ्रेंस, जब कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब होता है, एक प्रकार से लोगों का बैठक, ठीक है। तो संगठन या संघ बनाने की जो स्वतंत्रता है वो 19 के सी में लिखा गया है, ठीक है। तो होता है ना संगठन की सरकार या गठबंधन की सरकार, है ना, तो जब बात आए संगठन या गठबंधन आपके दिमाग में आए तो अनुच्छेद 19 का सी से कोइलियंस, ठीक है। अब आती है बात अनुच्छेद 19 के डी के ऊपर, तो देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता। मान लीजिए आप ए लोकेशन पे थे, बी लोकेशन पे जाना है, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, अब यहाँ से जाएंगे आएंगे, तो इस प्रकार की स्वतंत्रता में डिस्टेंस आप ट्रेवल करते हैं। 19 का डी देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता देता है, एक निमोनिक्स की तरह इसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। इतना देखने के बाद अब आते हैं हम अनुच्छेद 19 के ई के ऊपर बात करते हैं। अब ई का क्या मतलब है, देश के किसी भी क्षेत्र में रहने की स्वतंत्रता, ठीक है। मान लीजिए आप ए से बी लोकेशन में जाके रहना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब इसकी स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के ई में लिखी गई है। अब ये याद कैसे रहेगी, ई मीन्स होता है इस्टेब्लिशमेंट, मान लीजिए, ठीक है, याद रखने के लिए इस्टेब्लिशमेंट या फिर इस्टेब्लिश हो जाना। तो अगर किसी स्थान पे जाके आप इस्टेब्लिश होते हैं तो अनुच्छेद 19 ई यहाँ पे आता है, ठीक है। इस्टेब्लिश होने का मतलब किसी क्षेत्र में जाके रहने की स्वतंत्रता, ठीक है। तो अभी देखिएगा देश में किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता, देश के किसी हिस्से में जाके क्या बसने की स्वतंत्रता, इसमें ना थोड़ा सा प्रतिबंध लगा है। अभी जब हम नीचे चलेंगे तो वहाँ पे एक अनुच्छेद आएगा, ठीक है, उसके अंतर्गत थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन ठीक है, बाकी उस रिस्ट्रिक्शन के अलावा आपको है स्वतंत्रता, ठीक है। तो उसको भी जानेंगे, आगे बने रहिए। चलिए अगला अनुच्छेद देखते हैं। देखिए एफ तो हटा दिया गया है, एफ में क्या था, फंडामेंटल राइट्स क्या था, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, लेकिन इसको हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन में, ठीक है, कब, 1978 में, अभी हमने देखा था, तो ये चीज़ हटा दिया गया है। अब बात आती है अनुच्छेद 19 के जी के ऊपर, ठीक है, देश के किसी भी हिस्से में व्यापार करने की स्वतंत्रता, ठीक है। अब यहाँ पे देश के किसी भी हिस्से में जाके व्यापार करते हैं, ठीक है, तो व्यापार के लिए आपको आवश्यकता क्या पड़ती है, जाहिर सी बात है गाड़ी की आवश्यकता पड़ेगी, है ना, या फिर ग्राउंड की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो देश के किसी भी हिस्से में, हिस्सा बोले तो कोई ग्राउंड, ठीक है, तो जब किसी भी हिस्से में व्यापार की स्वतंत्रता हो तो जी स्टैंड फॉर ग्राउंड, जी स्टैंड फॉर गाड़ी, जो आप वैन यूज़ करते हैं ना, ठीक है, तो किसी जी से आप 19 जी को याद रख सकते हैं, किसी हिस्से में व्यापार करने की स्वतंत्रता, ठीक है। तो ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो आपको एक चीज़ पता है, WTO पहले क्या था, गाट था, ठीक है, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन गाट से रिफॉर्म होके क्या बना था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इससे भी अगर आप लिंकअप बना पाते हैं, ठीक है, तो ये भी आप कोशिश कीजिएगा, बाकी तो ठीक है। 19 जी हमने देख लिया। 19 ए की बात करें, ठीक है, अभी देखिए अभी इसके ऊपर हमने बात करी थी, तो प्रेस की स्वतंत्रता का जो विषय है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोर्थ पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं ना, फोर्थ पिलर है संविधान का।
तो 19A में प्रेस की स्वतंत्रता का भी वर्णन किया गया। क्यों? क्योंकि बोलने की स्वतंत्रता तभी न होगी जब, जैसे बोलने की स्वतंत्रता अगर मिली है तो प्रेस की स्वतंत्रता हो गई, है ना। तो प्रेस की स्वतंत्रता 19A का हिस्सा है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं हम अनुच्छेद। अभी देखिए एक हुआ, अभी आपने जो स्वतंत्रता से रिलेटेड अधिकार देखा उसमें सिर्फ एक अधिकार हुआ। अभी दूसरा देखिए क्या है, अनुच्छेद 20 में भी क्या है, स्वतंत्रता से रिलेटेड अधिकार है, ठीक है। तो 20 में क्या है, अगर अपराध के लिए दो सिद्धि के संबंध में आपको संरक्षण चाहिए, ठीक है, तो आप अनुच्छेद 20 के तहत दावा कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये किस प्रकार की स्वतंत्रता है, कितनी प्रकार हैं इसमें, उसे जान लीजिए। अगर किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए, ठीक है, सजा दी जा चुकी है, ठीक है, तो सिर्फ उसको एक बार ही सजा होगी, ये अनुच्छेद 20 का, ठीक है, हिस्सा है। वैसे मान लीजिए आपने कोई अपराध किया था, पहले उस अपराध का जो सजा था वो कम था, ठीक है, आप उसको भुगत रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ कि वर्तमान में फिर से आपको उसी जो आपने जो कांड कर रखा है उसकी सज़ा वर्तमान में अधिक कर दी गई या उसकी अवधि बढ़ा दी गई, है ना। तो दोबारा से आपकी सज़ा नहीं, उससे अधिक सज़ा नहीं हो सकती, ठीक है। और एक ही, जैसे मान लीजिए आपने एक ही कांड किया है, उसके लिए आपको दोबारा से सज़ा नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 20 में, ठीक है, अनुच्छेद 20 के दूसरे का हिस्सा हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट याद रखिएगा। तो अपराध के लिए सज़ा जब अपराध किया है उस समय बने कानून के अनुसार ही, ठीक है, अभी जो मैंने बताया कि उस समय जो कानून था उसी के अनुसार ही आपको दंड किया जाएगा, वर्तमान में बनी किसी कानून के अनुसार आपको दंडित नहीं किया जाएगा, ठीक है। और किसी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ये बात अनुच्छेद 20 में लिखा गया है, याद रखिएगा। नहीं तो फिर क्या होगा, आपने कोई कांड किया है कि नहीं किया है, आप ही को ब्लैकमेल करके ले जाके क्या करेंगे, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा कर देंगे और आपसे ही गवाही लेंगे कि हाँ मैंने किया है, कबूल करवाएंगे, ठीक है। तो अपने ही अगेंस्ट गवाही देने के लिए, ठीक है, आप बाध्य आपको नहीं किया जा सकता, ठीक है। या फिर किसी भी मैटर में आपको ज़बरदस्ती, मान लीजिए किसी भी केस में आपको ज़बरदस्ती नहीं डाला जा सकता कि हाँ चलो तुम गवाही दो ही, ठीक है। अगला देखिए क्या है, अनुच्छेद 21 जो बहुत इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी में, है ना। यूपीएससी में, अगर यूपीपीएससी में बात करें, इन सारे एग्जामों में कई बार पूछ चुका है, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जामों में अनुच्छेद 21 पूछा जा चुका है। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है अभी आप खुद जान जाएंगे, ठीक है। तो इसमें बात की जाती है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ठीक है। तो जीवन से रिलेटेड बात हो रही है और जीने का अधिकार, तो ये अनुच्छेद 21 का हिस्सा हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब अनुच्छेद 21 में जीवन जीने के अधिकार को प्रदान किया गया है, ये तो आपको पता चल गया, ठीक है। अब इसमें सरकार का क्या दायित्व होता है, नागरिकों को स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराएं, ठीक है, और डिग्निटी ऑफ लाइफ यानी गरिमामय जीवन उन्हें प्रदान करें, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 21 का हिस्सा हो जाता है, ठीक है। और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत क्या है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी कि एनजीटी, ठीक है, एनजीटी की स्थापना 2010 में, ठीक है, मनुष्य को गरिमामय जीवन, स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराने के लिए किया गया है। और राष्ट्रीय क्या है, हरित प्राधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। ये इस प्रकार की तीसरी विश्व में भारत देश बना था, पहले पे थी न्यूजीलैंड, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद है भारत, ठीक है। तो याद रखिएगा भारत एनजीटी टाइप का जो ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश करने वाला विश्व में तीसरे स्थान पे आता है, ठीक है। बात करते हैं अनुच्छेद 21 का ए, इसको अमेंडमेंट करके 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में जोड़ा गया, ठीक है। इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी, ठीक है। और इसी के अंतर्गत, ठीक है, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ही जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ आएगा अभी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51A में, ठीक है, उसमें पहले 10 फंडामेंटल राइट थे, यही +1 हुआ तो टोटल हो गए 11।
तो उसको भी अभी हम आगे देखेंगे, फिलहाल तो झलक। चलिए, हमने अनुच्छेद 21 के महत्व को समझा और इसमें जो बदलाव हुए, जो इम्पोर्टेंस है इसका, उसको हमने देख लिया। देखिए, यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा था, विवाह करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है? ठीक है, तो ये भी क्या है, अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। ठीक है, अनुच्छेद 22 के ऊपर बात करें तो क्या है, कुछ दशकों में गिरफ्तारी में संरक्षण दिया गया है। जैसे, ठीक है, कुछ दशकों या कुछ स्थितियों में आपकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है, तो उससे रिलेटेड संरक्षण है, याद रखिएगा। अब क्या क्या है देखिए, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तार करने का कारण वो पूछ सकता है, पहली बात। गिरफ्तारी के लिए, ठीक है, और गिरफ्तारी के मतलब 24 घंटे के अंदर उसको क्या करना होगा, पुलिस स्टेशन से हटा के उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें आने जाने के समय के अलावा 24 घंटे का प्रावधान है। आने जाने के समय को निकालने के अलावा 24 घंटे का प्रावधान है, याद रखिएगा। ठीक है, गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार अनुच्छेद 22 में मेंशन्ड है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये आपके जागरूकता के लिए है ना, आपकी अवेयरनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक जागरूक व्यक्ति हैं तो अनुच्छेद 22 तो आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, कि इसके तहत आप किसी से भी पूछ सकते हैं अगर आपको कोई पुलिस आके पकड़ता है। ठीक है, या फिर आप दावा कर सकते हैं 24 घंटे के अंदर उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया तो उनके ऊपर उल्टी कार्रवाई हो जाएगी। अगर आपके पास वकील नहीं है तो आप, सरकार आपको वकील देगी, है ना, ये 39 में भी हम देखेंगे अभी। लेकिन यहाँ पे जानिए कि आप अपने हिसाब से अपने पसंद के वकील से क्या कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 22 का हिस्सा है। चलिए, हम बात करेंगे अनुच्छेद 23 और 24 के ऊपर, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार के ऊपर। हमने फंडामेंटल राइट्स में फ्रीडम ऑफ राइट्स, है ना, या फिर राइट्स ऑफ फ्रीडम पे हमने बात कर ली है। अब हम बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 23 से 24 तक किया गया है। अब देखिए, हम अनुच्छेद 23 को समझते हैं। जैसे आपको पता होगा, खरीद बिक्री, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, है ना, गुलामी, बेगारी, किसी भी प्रकार का ज़बरदस्ती अगर इनसे रिलेटेड कोई भी काम करवाया जाता है, ठीक है, तो वो जो व्यक्ति दंडित हो रहा है, ठीक है, या फिर जिसको नौकर बनाया जा रहा है या फिर गुलामी करवाया जा रहा है, वो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत दावा कर सकता है और उसे संरक्षण प्राप्त होगी संविधान के तहत। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, जैसे होता है ना गांव में, अगर भट्ठा मालिक होता है तो कम पैसे में कुछ लोगों को बंधुआ मजदूर रख लेता है ना, जो ईंट पाथते रहते हैं, चाहे कितना भी कतिपय स्थिति हो, है ना, उनका जीवन गुणवत्ता से ख़त्म हो जाती है। मतलब गुणवत्ता जो जीवन की होती है वो ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि भट्ठा मालिक ने अगर पैसे दे रखे हैं तो वो अपना डिमांड कंप्लीट करवाता रहता है ना। जैसे मान लीजिए उसको जितने ईंटों की आवश्यकता होगी वो आपसे बोलेगा, और आपको चाहे आप जिस भी स्थिति में हो, अगर आपने उसे एडवांस में पैसा ले रखा है तो आपको करके देना ही पड़ता है। ऐसी स्थिति आप गांव में देख सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट बात करता है अनुच्छेद 23, है ना। चलिए, अनुच्छेद 24 के ऊपर अगर हम बात करें, इसके तहत क्या है, 14 वर्ष से कम आयु वाला अगर कोई बच्चा है तो उसको कारखाना में, है ना, या फिर ऐसे किसी भी लोकेशन पे काम नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि उसके जीवन की बात होती है। तो अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम बच्चों के आयु वाले बच्चों को, जैसे माइनिंग टाइप के वर्क में या फिर जहाँ पे पावर प्लांट हो, इस टाइप के वर्क में रोकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रिस्क है। ठीक है, और बच्चा अभी छोटा है, तो याद रखिएगा। और इसको इंटरटेनमेंट, जैसे होता है ना कि सर्कस वर्कस टाइप के, तो इस प्रकार के व्यवसाय में आप डाल सकते हैं, लेकिन रिस्की वाले में नहीं। ठीक है, जिसमें जोखिम हो। चलिए बात करते हैं अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक। इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। धर्म कितना इम्पोर्टेंट विषय है आजकल, वो आप लोग समझ सकते हैं ना। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिर्फ ये है, कोई भी स्टेट या फिर कंट्री किसी विशेष धर्म को
सिर्फ एक धर्म को महत्व नहीं देगी, यानी कि उसका जो धार्मिक दृष्टिकोण होगा सभी के लिए, सभी धर्मों के लिए समान होगा। ठीक है, किसका? भारत का। इसमें सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता एवं मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। चलिए, अगर हम अनुच्छेद 25 के ऊपर बात करें तो ये किसी व्यक्ति, जैसे व्यक्तिगत धर्म होता है ना, कि मैं किसी धर्म को मानना चाहता हूँ कि नहीं मानना चाहता हूँ, इसके लिए कोई मुझे बाध्य नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 25 का विषय हो जाता है। ठीक है, अगर मैं किसी धर्म को मानूँ ना मानूँ, प्रचार प्रसार करूँ ना करूँ, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। ये हमें अनुच्छेद 25 के अंतर्गत, तो याद रखिएगा ये चीज़ हमें प्राप्त है। अनुच्छेद 26 में क्या है, इसमें कहा क्या गया है बताइए? अपने धर्म, अपने संस्थाओं, धार्मिक संस्थाओं के संरक्षण, उनका मैनेजमेंट, है ना, इस प्रकार का जो फंडामेंटल राइट्स है अनुच्छेद 26 का विषय हो जाता है। ठीक है, तो स्थापना, पोषण, है ना, तो ये सारी चीज़ें अनुच्छेद 26 की हो जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। इससे रिलेटेड एक मैटर, केरल में एक टेम्पल था, सबरीमाला टेम्पल। ठीक है, तो वहाँ पे एक विवाद था, थोड़ा सा जान लीजिए। तो उस टेम्पल का विवाद ये था कि उसमें ना 10 वर्ष से अधिक उम्र वाली महिलाओं का जाना वर्जित था। तो ऐसा उस धर्म यानी उस मंदिर के संस्थापकों का मानना था कि ऐसी, मतलब इस उम्र के ऊपर अगर कोई स्त्री उसमें प्रवेश करती है तो उनके, मतलब धार्मिक आस्था को और उसकी पवित्रता को थोड़ा ठेस पहुंचता है। ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे ऐसे, मतलब इस उम्र के से अधिक उम्र वाले महिलाओं का जाना वर्जित था। क्यों? क्योंकि उसमें मासिक धर्म एक विषय बनाए थे। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर आता है आपका फंडामेंटल राइट्स, जिसका नाम है इक्वालिटी, है ना। तो इक्वालिटी में अनुच्छेद 14, जिसके अंतर्गत, और अनुच्छेद 15, है ना। तो अनुच्छेद 14 और 15 दावा करती हैं किस चीज़ का? समानता का। ठीक है, तो आपके साथ कास्ट, सेक्स उसमें लिखा हुआ है, लिंग, है ना, तो लिंग के आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते थे, ऐसा हमारे फंडामेंटल राइट्स इक्वालिटी में मेंशन है। किसमें? अनुच्छेद 15 में। तो उसका दावा करके कोर्ट में मैटर पहुंचा, है ना। 5 जजों की एक बेंच बैठी, है ना, और उसमें फैसला सुनाया गया कि नहीं, महिलाएं भी जा सकती हैं उसमें और देख सकती हैं। ठीक है, और उससे, मतलब कोई भी नुकसान नहीं होता है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा बस मोटा मोटी। तो अनुच्छेद 26 के अगेंस्ट अनुच्छेद 15 खड़ा हुआ था, यानी कि उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिली थी। चलिए, अनुच्छेद 27 की बात करें तो इसमें किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे कर की बात हो रही है, टैक्स, है ना, धार्मिक टैक्स, जैसे लगता था ना जजिया टैक्स, है ना, तो इस प्रकार का कोई भी टैक्स आपके धर्म के ऊपर नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, अगर किसी विशेष धर्म से आप बिलोंग करते हैं, आप किसी धार्मिक संप्रदाय को मानते हैं, उसके उन्नति पोषण में आप खर्च कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। अनुच्छेद 28 की बात करें तो इसके तहत क्या है, सरकार द्वारा संचालित जो शिक्षा संस्थान है, ठीक है, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ पता होना चाहिए, अनुच्छेद 28 का विषय है। अगर उस संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा दिया जाता है तो अगर कोई बच्चा 18 साल से कम है तो उसके गार्जियन की अनुमति, है ना, अगर 18 साल के ऊपर है तो वो अपना खुद का कंसेंट रख सकता है। तो ये चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, है ना, इनके द्वारा फंडेड हो या फिर इनसे पार्शियली हेल्प ले रहा हो कोई इंस्टीट्यूट, है ना, तो उसमें ये सारी चीज़ें रोक लगी हुई हैं, याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड, तो बात हमने कर ली। अब बात करेंगे संस्कृत एवं शिक्षा संबंधित अधिकार। ठीक है, तो भारतीय नागरिकों को अपनी संस्कृति और शिक्षा के लिए मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 29 में क्या कहा गया है, इसमें जो माइनॉरिटी वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्ग, वो अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षित रख सकते हैं तथा केवल भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति के आधार पर किसी को भी सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश से रोका नहीं जा सकता है। ये बात अनुच्छेद 29 में दी गई है। ठीक है, भारत में अगर बात करें 6 समुदाय
ठीक है। कौन कौन अल्पसंख्यक समुदाय में आते हैं, जैसे मुसलमान, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन। ठीक है। अगर ये लोग चाहें किसी अपने इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश करना, है ना, और अपने भाषा को संरक्षित करना, भाषा लिपि को, तो उसके लिए वो अलग से उनको राइट मिला हुआ है अनुच्छेद 29 के अंतर्गत। जैसे मान लीजिए कोई उनका कल्चरल प्लेस है, सांस्कृतिक स्थल है ना, और वहाँ के जो उनकी प्राचीन उसका गरिमा है, उसकी प्रथा है ना, वो संरक्षित रखना चाहते हैं, उस क्षेत्र को प्रिजर्व रखना चाहते हैं, तो आप अनुच्छेद 19 के डी और अनुच्छेद 19 ई के तहत दावा नहीं कर सकते कि ये हमारा फंडामेंटल राइट्स में फ्रीडम ऑफ राइट्स है ना, राइट्स ऑफ फ्रीडम है, तो इसके अंतर्गत दावा नहीं कर सकते, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अनुच्छेद 30 के ऊपर। इसके अनुसार कोई भी अल्पसंख्यक माइनॉरिटी ग्रुप जो होता है वो अपने पसंद का शैक्षिक संस्थान चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगी, ये चीज़ पता होना चाहिए। और ऐसे मैटर में, ठीक है, जैसे मान लीजिए मुसलमान वर्ग में कोई मदरसा संचालित हो रहा है, ठीक है, उसमें अगर किसी अन्य धर्म का भी बच्चा पढ़ रहा है ना, तो उसके लिए आरक्षण का प्रावधान न करके वो अपने मुस्लिम धर्म के बच्चों को अलग से आरक्षण दे सकते हैं। ठीक है। और अनुच्छेद 30 के अंतर्गत ही एक विषय और है कि उनके जो उच्च पोस्ट होते हैं उसमें वो सब अपने ही जाति धर्म को रखें, जिसके लिए मतलब उनको स्वतंत्रता मिली हुई है, इसके ऊपर कोई दावा नहीं कर सकता। ठीक है। चलिए, तो हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे संवैधानिक उपचार के ऊपर, है ना। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, जैसा हमने अनुच्छेद 32 के विषय में देखा था। ठीक है। और जो हमने भीमराव अंबेडकर की बातें यहाँ पे की थी कि संविधान की आत्मा कहा है, उन्होंने क्यों कहा है, इस बात पे भी हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है। अगर हम बात करें कि मौलिक अधिकारों का इम्पोर्टेंस क्यों है, जो फंडामेंटल राइट्स का इम्पोर्टेंस क्यों है, क्योंकि अनुच्छेद 32 उनको जारी करवाता है, उनका संरक्षण करता है। ठीक है। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 32 में। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, है ना। अब इसमें हमने बात करी थी अनुच्छेद 32 के तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं उसको लागू करवाने के लिए, इसके ऊपर भी हमने बात कर ली थी। अब देखिए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 तरह की रीट जारी करता है कौन, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। उसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध लेख, चौथा है उत्प्रेषण, पांचवा है अधिकार परीक्षा। ठीक है। तो इन सबको आप याद रखिएगा, ये जो पांचों दिए गए हैं इनको 1 बाई 1 समझ लेते हैं हम। ठीक है। कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या तात्पर्य है, परमादेश का क्या तात्पर्य है, क्योंकि ये एग्जामों में पूछता है। ठीक है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या मतलब है, जब यह रीट जारी की जाती है, ठीक है, तो ये किसी व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी की जाती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है सुप्रीम कोर्ट के सामने, है ना, तब ये जारी किया जाता है, जो समझाता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। ठीक है। तो ये चीज़ पता होना चाहिए कि बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या बात कही गई है। ठीक है। अनुच्छेद आपने देखा 32 के अंतर्गत, अब हम देखेंगे इसी में परमादेश, है ना, रीट में ही दूसरा है परमादेश। इसमें क्या कहा गया है बताइए। कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन ठीक से नहीं करता है, ठीक है, तो उस समय न्यायालय उन्हें आदेश जारी करता है कि आप इस कार्य को ठीक से कीजिए। ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है जो मुख्यालय में या हॉस्पिटल में ठीक से अपना पोस्ट का जो कार्य है नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसमें आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट अगर केस फाइल करते हैं तो उसके पास सुप्रीम कोर्ट में क्या है, रीट जारी करता है। जैसे मान लीजिए आपको आप हॉस्पिटल में एडमिट है ना, और आपका जो अनुच्छेद 21 है गरिमामय जीवन है वो प्रभावित हो रहा है, क्यों, क्योंकि उस हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट इतना ख़राब है ना। तो अब इसके अंतर्गत अगर आप दावा करते हैं तो उसमें आपके सामने परमादेश टाइप का एक रीट जारी होता है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। तो कोई भी पदाधिकारी हो अपने सार्वजनिक कर्तव्य का अगर वो निर्वहन नहीं करता है
तो उसको उसके कर्तव्य को याद दिलाया जाता है परमादेश के तहत, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वी कमांड, है ना। देखिए पहले को इंग्लिश में बंदी प्रत्यक्षीकरण को बोलते हैं क्या, हैबियस कॉर्पस, है ना। दूसरा क्या है बताइए, मैनडेमस, ठीक है। अब बात करते, सॉरी, हैबियस कॉर्पस आई थिंक सेकेंड है, पहला है मैनडेमस, ठीक है। चलिए उसमें क्लियर कर लीजिएगा एक बारी, है ना। चलिए अब बात करते हैं अगले पे, प्रतिषेध लेख, जिसको हम क्या बोलते हैं बताइए, प्रोहिबिशन, ठीक है, रीट ऑफ प्रोहिबिशन। यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को जारी करता है, ठीक है, और उसके दिए गए आदेश को क्या करता है बताइए, रोक लगाता है, उसके द्वारा दिए गए फैसले पे रोक लगवाता है। अगर मान लीजिए आप कार्रवाई ना करें, ठीक है, क्योंकि यह आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट ने कोई ऐसा फैसला सुनाया जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, तो इस स्थिति में प्रोहिबिशन का एक रीट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, है ना, या फिर सुप्रीम कोर्ट ही करता है। ओके, तो याद रखिएगा क्यों करता है ना। अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके अगर कोई हाई कोर्ट का जज फैसला सुनाता है तो ऐसी स्थिति में, ठीक है। प्रतिशत लेख में ऊपर का जो न्यायालय होता है अपने नीचे न्यायालय का तो आदेश करता है कि ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये प्रोहिबिशन का हिस्सा है। अब हम बात करते हैं उत्प्रेषण, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सर्सियरी, है ना, सर्सियरी। अब इसमें क्या होता है, इसमें अधीनस्थ न्यायालयों को निर्देश दिया जाता है कि वह अपने पास लंबित किसी मुकदमे के, ठीक है, न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें, ठीक है। तो ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। अब अधिकार परीक्षा, जिसको हम बोलते हैं क्यूओ वारंटो, है ना, क्यूओ वारंटो जिसको बोलते हैं हम अधिकार परीक्षा। अब इसमें क्या होता है, इसके तहत जो न्यायालय है किसी एक ऐसे पदाधिकारी को आदेश देकर उस व्यक्ति से पूछा जाता है कि वह कोई काम किस अधिकार के तहत कर रहा है। जैसे मान लीजिए आप किसी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है ही नहीं तो उस पोस्ट पे क्यों बैठे हुए हैं, इस प्रकार के लिए जो रीट जारी होती है उसको बोलते हैं क्यूओ वारंटो, ठीक है। तो ये चीज़ पता होना चाहिए। जैसे उसको लीगल राइट नहीं है फिर भी वो बैठ के उस पोस्ट पे कार्य कर रहा है तो उसको क्यू वारंटों के अंतर्गत हटाया जाता है, ठीक है। अब हम उसी में देखिए हमने बात कर ली थी, अभी देखिए क्या है एमसीक्यू अब देखेंगे, ठीक है। इस सेशन में जितना हमने देखा अब उसी से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। तो क्या है, मौलिक अधिकार के संबंध में अगर बात करें तो इसका वर्णन किस भाग में किया गया है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार से संबंधित जो पार्ट है वो है पार्ट 3, ठीक है, ये है इसका राइट आंसर, पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के भाग 3 का संबंध किसके साथ है, अभी हमने देखा किसके साथ, मौलिक अधिकारों के साथ, ठीक है। फिर से अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है बताइए। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है बताइए। फंडामेंटल राइट की बात अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में की जाती है, पता होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सबसे सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है बताइए। ये क्वेश्चन आपसे, आप इसका जवाब बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि, क्वेश्चन क्यों। न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है मूल अधिकार, इसलिए
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है इसलिए, सरलता से संशोधनीय नहीं है इसलिए, या फिर मानव की प्रकृति और अप्रतिदेय अधिकार है। ठीक है, तो इसमें न्यायालय द्वारा क्या है बताइए, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। ठीक है, यानी कि इसके अंतर्गत दावा कर सकते हैं, तो चीज़ पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है बताइए। भाग 3 में कितने अनुच्छेद हैं, 12 से लेकर 35 तक काउंट करके बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। कुल 6, पहले कितने थे 7, 44th। ठीक है, कब 1978। ठीक है, क्या पहले 7 थे, इसको घटा के 6 किया गया, इसमें से 1 हटा दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। फिर भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक हैं, या फिर कहाँ से जोड़े गए। तो इसमें ऑप्शन ए ज़्यादा सही है ना, मूल संविधान का हिस्सा था। ठीक है, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। देखिए सेशन कंप्लीट हो गया, हमने बड़ा अप्लाइटली इसको कवर किया। फीडबैक जरूर दीजिएगा, है ना, सेशन कैसा रहा, आपने एंजॉय किया या नहीं, क्वेश्चन अटेंड किया या नहीं, सब बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।